Hello students, so welcome in the physics class. Today we will do some articles. First one, that is a magnetic moment of the current carrying loop. हम लोगों ने निकाला था मैग्नेटिक मोमेंट पहले जब हम लोगों ने कॉइल की बात की थी एक, दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल व्हेन वी हैव फाउंड द आर्टिकल दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल. उस दौरान हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी. आज लेकिन हम लोग इसको अलग तरीके से चलेंगे. सो हियर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग हमने क्या कंसीडर कर लिया है? कंसीडर अ सर्कुलर लूप of area A carrying current I as shown in the figure. हमारे पास ये हम लोगों ने लूप मान दिया इस तरीके से, which is placed with its plane perpendicular to the plane of the paper. इस तरह से हम लोगों ने मान area of this loop. अगर मैं मान के चलूं that area of this loop is A and current that I is flowing in this sense. इस सेंस में आपके पास क्या कर रहा है? करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस लूप. Now, when it is seen from the upper face, the current that is flowing in such a direction, इस तरह से आपके पास क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. It means that the current is a anti-clockwise. ये जो करंट है ये कैसे आ रहा है upper face में? Anti-clockwise. Hence, the upper face of this loop that act as a north pole or it have a north polarity. अगर मैं लोअर फेस से देखूं तो लोअर से ऐसे लगेगा हम लोगों को, मीन्स आपके पास कैसे लगेगा करंट? दैट इज अ क्लॉकवाइज. सो द लोअर फेस दैट एक्ट लाइक एज अ साउथ पोल और इट हैव अ साउथ पोलैरिटी. इट मींस दैट दिस करंट कैरिंग लूप दैट हैव बोथ पोल्स, दैट इज अ नॉर्थ पोल एज वेल एज अ साउथ पोल. हेंस इट बिहेव लाइक एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल. अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे इट मींस दैट इट हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है. द मैग्नेटिक ऑफ द करंट दैट इज आई. सो द मैग्नेटिक मोमेंट दैट वेरीज डायरेक्टली एज द मैग्नेटिक ऑफ द करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा आपके पास? मैग्नेटिक मोमेंट आएगा. सेकंड वन, दिस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, एरिया enclosed by the loop. So here if I join these two, then what happens that m is directly proportional to I into A. If I have to remove the sign of proportionality, then I have put some constant. So K is the constant, I into A. But in this case, the value of K that is equal to 1. 1 के बराबर हमारे पास आएगी. So this K that is equal to 1, so m that is equal to I into A. ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया जिसमें आपके पास लूप में 1 टर्म है. अगर मान लो हमारे पास इसका लूप कंटेन्स n टर्म्स. ये कॉइल हम लोगों ने मान ली है सर्कुलर कॉइल है. इसमें अगर नाम मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? n आ रहे हैं. तो दिस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू n I A. Now this magnetic moment that is a vector quantity, hence it can be written as m is equal to n I A, where A represents the area vector. किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास? एरिया वेक्टर को आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है. पता ही आप लोगों को एरिया वेक्टर दैट इज अ नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मली आपके पास क्या करता है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो कीप द थंब ऑफ द राइट हैंड इरेक्ट एंड encircle the fingers in the sense of the current. That thumb will points in the direction of the magnetic moment. तो यहाँ से देखिए तो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी तरफ आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से आ रहा है. So this is the direction of the magnetic moment. अगर इसकी यूनिट की बात करें, ये n है. n is known as the number of ampere turns. ठीक है. So अगर हम लोग इसकी बात करें तो SI यूनिट जो है मैग्नेटिक मोमेंट की दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो व्हेन दिस n is equal to 1, I is equal to 1 ampere and area that is equal to 1 meter square, then
दिस मैग्नेटिक मोमेंट m is equal to 1 ampere meter square, यही आपके पास आ जाएगा. So 1 ampere meter square is the magnetic moment of one turn loop in which a current of 1 ampere that is flowing and area of the loop that is a 1 meter square. तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. So 1 ampere is the magnetic moment of one turn ampere loop of area 1 meter square carrying a current of 1 ampere. ठीक है, 1 ampere meter square is the magnetic moment of one turn loop of area 1 meter square carrying a current of 1 ampere. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट. अब मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर मींस अलोंग द नॉर्मल आपके पास आएगी एंड हेंस इट इज डायरेक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल से हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन जो है वो देंगे. तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप. अब कोई सा लूप आपके पास आएगा, ये जरूरी नहीं है आपके पास कि लूप जो है सर्कुलर हो, इट मे बी रेक्टेंगुलर लूप आपके पास आ सकता है. ठीक है, तो उसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ जाएगा. तो और कोई किसी शेप का लूप है हमारे पास, देन दैट आल्सो हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट. मींस हम लोगों को बात चाहिए किसकी, दैट इज द एरिया ऑफ द लूप कि कितना है हमारे पास. नेक्स्ट वन इज द आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के पास, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मोमेंट of atom due to revolving electron, or this article is also known as with the name of Bohr magneton. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बोहर मैग्नेटॉन के नाम से जाना. हो सकता है केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने बोहर मैग्नेटॉन जो है वो निकाला हो. यहाँ पर हमें पता है कि दैट इन द एटम द इलेक्ट्रॉन्स दीज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट स्टेशनरी ऑर्बिट्स. सर्कुलर ऑर्बिट हम लोग इनको मान कर चलते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर कंसेप्ट, बोहर मॉडल ऑफ एटम. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, जैसे ही ये किसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन दैट कैरीज अ करंट, मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कैरीज अ करंट, इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन दैट बिहेव लाइक एज अ करंट लूप. किसकी तरह बिहेव करेगा आपके पास, करंट लूप की तरह बिहेव करेगा. दैट इज अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दैट बिहेव लाइक एज अ करंट लूप. जैसे मान लो हमारे पास क्या है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो आपके पास इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास. ठीक है, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा बेटा, करंट आपके पास बिल्कुल आएगा कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में. बीच में न्यूक्लियस हम लोगों ने मान लिया, तो करंट इसकी वजह से आपके पास फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में. ये हम लोग बात करेंगे दिस वन, इस तरीके से आपके पास करंट की जो डायरेक्शन है वो आगे अपोजिट डायरेक्शन है. ये आपके पास करंट दैट विल फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट मींस अगर मान लो मैं इस पूरे लूप को ऐसे मान लिया मैंने, ये यहां पर लूप मान लिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और करंट की डायरेक्शन में मान लीजिए आपके पास दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर, ठीक है, इसके रेडियस r मान लिया हम लोगों ने लूप की. Now what happens that when seen from the upper face, the current in the upper face is clockwise. Hence, the upper face that will behave like as a south pole or it have a south polarity. And when seen from the lower face, the current is anti-clockwise. Therefore, it behave like as a north pole or it have a north polarity. Therefore, the revolving electron that act as a current loop, which behave like as a magnetic dipole. किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह. हेंस इट हैव मैग्नेटिक मोमेंट. सो देयरफॉर द एटम दैट अक्वायर सम मैग्नेटिक मोमेंट
ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो फिंगर को इंसर्ट करूँगा, थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। इस तरफ को आपके पास तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ गया, ये डायरेक्शन आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गया इसके मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। सो इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन दैट acquires some that is atom that acquires some magnetic moment due to the orbital motion of the electron in the stationary orbits। तो मान लो हमारे पास, हम लोग ने मान लिया कि दैट E with the charge on the electron, ये मान सकते हैं हम लोग दैट E that is the charge on the electron, M मैंने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, R with the radius of the orbit। ठीक है, R with the radius of the orbit and that the electron is revolving around the nucleus with constant angular velocity omega। तो हम लोग ने मान लिया that omega is the angular velocity of the electron around the nucleus। So therefore the current की बात करें अगर हम लोग, current carried by the moving electron, so the current I is equal to किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास, करंट की बात करें अगर हम लोग तो एक तो आपके पास क्या आता है, दैट इज अ करंट, दैट इज अ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही आता है। तो चार्ज है हमारे पास E एंड हियर T, हियर T इज द टाइम पीरियड, T क्या आ गया आपके पास, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि T अगर हम लोग देखें तो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यही आता है हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस वन इक्वेशन दैट I is equal to E upon 2 pi upon omega। So I can see that this current I is equal to E omega upon 2 pi के बराबर हमारे पास है करंट। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग एरिया ऑफ द लूप, दैट इज A is equal to pi r square, जिस लूप में ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम का मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो m इज इक्वल टू I इंटू ए। सो दिस m I था हमारे पास E ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज हाफ E ओमेगा r स्क्वायर। लेट दिस वन इज नंबर 1, ये हमारे पास आ गया नंबर 1। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, अगर बोहर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, देन द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट स्टेशनरी ऑर्बिट in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi। So according to Bohr, जो एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम आता है mvr, दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi, where h is the Planck's constant। h क्या है आपके पास, Planck's constant, and its value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ से v हम लोगों को पता है बेटा, v या हमारे पास आता है ओमेगा r के बराबर, तो मैं v की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या बच गया, दैट इज m ओमेगा r इंटू r इज इक्वल टू m h अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास है। सो m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। सो दिस ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई m, ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा r स्क्वायर की आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख देंगे हम लोग, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया n इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर किसके बराबर है NH अपॉन 2 पाई m ये हमारे पास है। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट अगर बात करें हम लोग तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया दैट दिस m इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लूं n बाहर ले लिया मैंने, EH अपॉन 4 पाई m ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रल मल्टीपल आ गया हमारे पास दिस वन। सो मैं इसको लिख सकता हूं दैट m इज इक्वल टू n into nu b. It means that the magnetic moment of the atom that is quantized, where mu b that is a minimum magnetic moment associated with the electron due to associated with the atom due to the revolution of the electron in the stationary orbit. कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट में? तो यहाँ से ये हमारे पास जो म्यू बी है, म्यू बी आपके पास किसके बराबर आ गया दैट इज अ EH अपॉन 4 पाई m, यही आ गया आपके पास। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें अगर हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से दैट दिस म्यू बी दैट इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m is the minimum magnetic moment associated with the atom due to the revolution of electron is called Bohr's magneton. क्या बोलते हैं इसको? बोहर मैग्नेटन। यही आपके पास क्या आ गया बोहर मैग्नेटन। सो बोहर मैग्नेटन हुआ क्या आपके पास? बोहर मैग्नेटन हमारे पास क्या गया मैग्नेटिक मोमेंट जब n इज इक्वल टू 1 है तो m किसके बराबर आ गया दैट इज म्यू बी मींस आपके पास दैट इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m। सो अब डिफाइन करेंगे बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन इज द magnetic moment associated with the atom due to the revolution of the electron in its first stationary orbit, जब फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपके पास रिवॉल्व करेगा तो जितना मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एटम एसोसिएट करता है दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज अ बोहर मैग्नेटन। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं हम। वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि दैट E इज इक्वल टू किसके बराबर 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 raised power minus 34 जूल सेकंड। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 into 10 raised power minus 31 किलोग्राम। So this magnetic moment M is equal to E 1.6 into 10 raised power minus 19 into 6.63 into 10 raised power minus 34 divided by 4 into pi 22 upon 7 रख दिया मैंने और M की वैल्यू 9.1 into 10 raised power minus 31। This value that comes out to be Bohr magneton that is equal to 9.27 into 10 raised power minus 24 ampere meter square. So this is the value of the Bohr magneton. ये हमारे पास क्या है Bohr magneton की वैल्यू आपके पास आ 9.27 into 10 raised power minus 24। तो ये आर्टिकल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आना चाहिए। और बोहर मैग्नेटॉन की स्टेटमेंट फिर से मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि पूछी जाती है ये। बोहर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द एटम ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इन इट्स फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या बोहर मैग्नेटॉन। यहीं से हम लोग एक चीज और निकालते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास क्या है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज the magnetic moment of the electron to the angular momentum of the electron। रेशियो आ गया आपके पास है। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें हम लोग ने इसका
there is a magnetic moment of the atom, इसकी वजह से due to the revolution of electron, magnetic moment of atom to the angular momentum of electron. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है EH/4πm और एंगुलर मोमेंटम बोला था तो हमने बोला था H/2π। n लगाओगे बेटा यहाँ तो n और यहाँ पे भी n आएगा तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से h से h कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट और ये हमारे पास 2 2 4 बच जाएगा। सो दिस वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी E/2n। मैं अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर इस सारे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। दिस इज द वैल्यूमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो थ्योरी का ये जो पार्ट था हमारे पास इस चैप्टर का, ये टोटली हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, लास्ट जो लेक्चर था उसमें लिए थे हम लोगों ने। आज बात करेंगे हम लोग दैट इज एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। आज सिर्फ एग्जांपल करेंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं हमारे पास। तो डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये है एग्जांपल नंबर 4.1। कुछ हम लोगों ने कर भी लिए थे लेकिन हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4.1। इसकी बात करेंगे। इसमें क्या बोला गया कि दैट अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, मास में रखा है वायर का कितना 200 ग्राम। 200 ग्राम मींस आपके पास ये आ जाएगा 200 × 10⁻³ किलोग्राम मींस हम लोग बोल सकते हैं इसको 0.2 किलोग्राम। ये हमारे पास मास आ गया इसका वायर का। ठीक है, लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ इस वायर की दे रखी है कितनी 1.5 मीटर। दैट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो इसमें करंट आपके पास आ रहा है कितना 2 एम्पियर के बराबर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? एयर में रखी गई है हमारे पास, तो एयर में रखी गई है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज बैलेंसिंग द लेंथ। लेंथ को क्या कर रहा है हमारे पास, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगी कैसे। जैसे मान लो हमारे पास ये वायर है, इस तरीके से हम लोगों ने ये रख दी है, दिस इज वायर। इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आपके पास। कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 2 एम्पियर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वेट इसका क्या करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड हमारे पास, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास आना चाहिए इस साइड। ठीक है, ये ऐसे आ गया हमारे पास, दिस वन इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस फ्रंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम लोगों ने। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें हम लोग, फोर्स ऊपर की तरफ को आना चाहिए, ये करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड दैट मस्ट बी इनटू द पेज। यहाँ पर आपके पास कैसे आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, दैट मस्ट बी व्हाट इनटू द पेज। इनटू द पेज मींस आपके पास क्या आ गया यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। सो इन दिस केस दिस फोर्स दैट बैलेंसेस द वेट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दैट ILB साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर है इसके, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर m × g के बराबर। सो B दैट इज इक्वल टू mg/IL के बराबर हमारे पास। सो B दैट इज इक्वल टू मास हमारे पास था 0.2, g हमारे पास 9.8
1.8, लेंथ हमारे पास 1.5 और करंट हमारे पास, पहले करंट लिख लेता हूँ मैं, 2 इंटू करंट जो है हमारे पास 2 एम्पियर और लेंथ हमारे पास किस में आ गई 1.5 होगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए अगर हम लोग दैट इज आ 16 19 ये 1.2 डिवाइडेड बाई 3 यही आ गया। सो b दैट इज इक्वल टू 0.6 3 जा 18 1 बच गया 6 5 जा 15 टेस्ला 0.65 टेस्ला। ये हमारे पास क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं दो तरीके से आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन को। इन्होंने तो डायग्राम दे रखी है, हम लोग उसके हिसाब से नहीं करेंगे काम। आप लोगों के पास if the magnetic field is parallel to the positive y axis and the charged particle is moving along the x direction, which way would the Lorentz force be for an electron and a proton? हमारे पास ये दे रखा है, दिस इज एग्जांपल नंबर 4.2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या दे रखा है कि जो ये मैंने मान लिया यहाँ पर दिस वन इज x y z, मैंने ऐसा मान लिया, के हिसाब से नहीं चला। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस साइड को b एंड द इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास कोई जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास उसके लिए लेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए लेंगे। अब हम लोग को निकाल दें कि दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर द प्रोटॉन। हमें पता है दैट फोर्स दैट इज इक्वल टू q v क्रॉस b के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग v जो है हमारे पास दे रखा है दैट इज vi एंड b दैट इज इक्वल टू bj। अगर मैं इससे निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, आर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है Q आपके पास किसके बराबर रहता है -e। नेगेटिव चार्ज आपके पास आ गया तो हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स की, दैट F इज इक्वल टू -e vi क्रॉस bj। So that is F is equal to -e v I cross j। I cross j equal to k, so F is equal to -e v or k। Negative sign indicate that it is opposite to this one, that is a positive से क्या गया opposite में इसको ऐसे लिख सकता हूँ F that is equal to e v or -k। It means that the force is towards the negative z axis। ठीक है, फोर्स किसकी तरफ को आ गया, F is along negative z axis, नेगेटिव z डायरेक्शन की तरफ को। देख लो आप लोग, अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाना हो मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड को है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो थंब पॉइंट्स इनटू द बेस, इनटू द बेस मतलब नेगेटिव z एक्सिस की तरफ को थंब आपके पास क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है, तो इससे भी आप लोग डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए आपके पास जो Q है दैट इज E के बराबर प्लस E हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास F किसके बराबर रहेगा E v I क्रॉस bj। F इज इक्वल टू E v b I क्रॉस j। सो F इज इक्वल टू E v b और ये हमारे पास आ गया k। सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो द फोर्स इज अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। यहां से देख लो पहले आप लोग मैग्नेटिक फील्ड, करंट आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, हम पॉइंट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन क्या ले रखी है हम लोगों ने, दिस इज अ पॉजिटिव z एक्सिस हम लोगों ने ये ले रखी है। ठीक है,
सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दोनों तरीके से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट और आइदर बाय अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4.3 की बात करते हैं अगर हम लोग। इसमें क्या बोला गया, एग्जांपल है 4.3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दे रखे हैं इसका ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9 into 10 raised power -31 किलोग्राम, दिस वन, एंड चार्ज 1.6 10 raised power -19 coulomb, moving with the speed of 3 into 10 raised power 7 meter per second। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 into 10 raised power -4 टेस्ला, इसमें मूव कर रहा है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास पहले रेडियस निकालनी है, तो रेडियस की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो हमें पता है कि वो फोर्स होगा आपके पास दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया Q V B दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से r अगर मैं निकालूं, b से एक b कैंसिल आउट हो गया, r इज इक्वल टू mv अपॉन q, b के बराबर रेडियस। सो substituting the value, mass of the electron 9 into 10 raised power -31, v आपके पास दे रखा है 3 into 10 raised power 7, चार्ज की बात करें तो 1.6 into 10 raised power -19, और d magnetic field that is 6 into 10 raised power -4 हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर हम लोग this one 3 1 3 3 2 6 आपके पास आ गया, सो ये आपके पास आएगा r इज इक्वल टू 9 अपॉन 3.2 मैंने लिख दिया है 62। यहाँ से 10 रेज़ पावर -31 प्लस 7 -24 इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 19 प्लस 4 आपके पास 23, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 रेज़ पावर 23 हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखें तो r मेरे पास बच गया किसके बराबर, दैट इज 9 अपॉन दिस वन दैट इज 3.2 10 रेज़ पावर -1, ये बच गया। अब ये ऊपर जाएगा, एक डेसिमल में हटा दूँ तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा 9 अपॉन 32 इंटू ये हमारे पास बच गया 10 रेज़ पावर -1 इंटू 10। सो दिस मोल दैट कम्स आउट टू बी 9 अपॉन 32 मीटर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ये आर आ जाता है दैट इज 0.28 मीटर के बराबर, और वी कैन से दैट दिस आर दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास रेडियस आ है। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूछी गई है बेटा। फ्रीक्वेंसी हम लोग दो तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो एक तो फार्मूला ये था हमारे पास किसके बराबर, दैट इज QB अपॉन 2 पाई m के बराबर। ठीक है, जो हम लोगों ने किया था QB अपॉन 2 पाई m, याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने निकाली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज अपोजिट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा किसके बराबर, दैट इज 2 पाई r अपॉन v के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल जाएगी v अपॉन 2 पाई r। चाहे ये फार्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो, आपके पास सेम आएगा फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी सेम। तो मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, चार्ज आपके पास है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19, बी आपके पास, बी की बात करें तो 6 इंटू 10 रेज़ पावर -4 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू मास 9 इंटू 10 रेज़ पावर -31। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 23 और ये 31 आ रहा है, तो ये -8 आपके पास बच जाएगा। कुल मिलाकर के जब भी हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, सारा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये बच गया किसके बराबर, दैट इज 1.7 इंटू 10
हर्ट्ज। सो दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोगों ने निकालना है दैट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकालेंगे किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो एनर्जी गेन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो E दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो E दैट इज इक्वल टू ये हाफ हमारे पास ऐसे ही रह गया, दैट इज 9 into 10 raised power minus 31। v स्क्वायर की बात करें 3 into 10 raised power 7 का स्क्वायर, 10 raised power 7 का ये स्क्वायर कर दिया। सो E दैट इज इक्वल टू 4.5 into 10 raised power minus 31, मैं डिवाइड कर दिया इसको, into 9 into 10 raised power 14 के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा। सो E दैट इज इक्वल टू 45 36 और 40 into 10 raised power। यहाँ से देखिए अगर हम लोग, तो हमारे पास ये बच गया कितना, -17, ये बच रहा है -17 जूल के बराबर। और मैं इसको लिख सकता हूँ डाटा E इज इक्वल टू 4.05 into 10 raised power -16 जूल के बराबर। अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोगों ने इस एनर्जी को निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised power -19 जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आएगा 1.6 into 10 raised power -16 जूल। यह है हमारे पास। ठीक है, सो इससे डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एनर्जी हमारे पास E दैट इज इक्वल टू 4.05 into 10 raised power -16 अपॉन 1.6 into 10 raised power -16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह हमारे पास। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो E बच गया हमारे पास कितना, मैं इस डेसिमल को ऊपर ले जाता हूँ, 40.5 अपॉन 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से 2 32 8 बच गया बेटा, तो 80 और 5 48 10 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हमारे पास क्या है एनर्जी है। ठीक है, इस रेडियस को आप लोग एनसीईआरटी में सही कर लेना। वहाँ पर 0.26 मीटर दे रखी है, 0.26 नहीं आएगा बेटा, आपके पास कितना आएगा, ये 0.28 मीटर के बराबर हमारे पास यहाँ पर रेडियस आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास कौन सा, 4.3 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास अगला, अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एग्जाम्पल नंबर है 4. दिस इज 4.10 की बात करते हैं हम लोग, 4.10। सो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं क्या बोलता है हमारे पास। बाकी हम लोगों ने कर लिए थे ये सारे के सारे, बीच वाले जो मैंने नहीं करा रहा हूँ अभी, ये पहले कर लिए हैं हम लोगों ने। हम लोग बात करते हैं इसकी 4.10। इसमें बोला गया है दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 3 into 10 raised power -5 टेस्ला एंड the direction of the field is from geographic south to geographic north। मैं यहाँ पर बना लूँगी north, south, this is east, this one is west। मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस डायरेक्शन में, ये बी की डायरेक्शन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी, दैट इज 3 into 10 raised power -5 टेस्ला। ये हमारे पास दे रखा है। A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere। कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आपके पास आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, हमने क्या करना है डाटा, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है हम लोगों ने। फोर्स पर यूनिट लेंथ on it when it is placed
ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पहले केस में हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ये हमारे पास। तो इसका मतलब हम लोगों ने फोर्स निकालना है यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। इसका मतलब हमारे पास जो कंडक्टर है वो इसके अलावा दे रखा है ऐसे, वेरी लॉन्ग कंडक्टर है ये, मैं छोटा सा मान लिया ये ऐसे, और करंट की डायरेक्शन ये आगे हमारे पास ईस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट दे रखा है, ईस्ट टू वेस्ट दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। फोर्स हम लोग इसके ऊपर निकाल करके चलेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग ने निकालना है, तो हमें पता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, क्योंकि करंट आपके पास आ गया परपेंडिकुलर आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास ये आई एल बी साइन ऑफ थीटा यही आता है। हमने निकालना क्या है, एफ अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज आई बी साइन ऑफ थीटा, यही निकालना फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे हम लोग ऑन द यूनिट लेंथ। अब थीटा हमारे पास कितना आ गया इस केस में 90 डिग्री, सो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी के बराबर हमारे पास आ गया। सो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई कितना है बेटा 1 into 3 into 10 raised to power minus 5, so this F upon L is equal to 3 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन पर मीटर। ध्यान दें फोर्स पर यूनिट लेंथ लेकर आया तो क्या गया, न्यूटन पर मीटर हमारे पास आया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर हम लोगों ने निकालनी है देन इट विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहां से, साउथ टू नॉर्थ, और करंट जो है हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास आ रहा है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास क्या आ गई डेल्टा, इट विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड ये है हमारे पास। अब दूसरा केस इसमें क्या बोला गया है कि दैट अगर मान लो हमारे पास क्या है कि दैट व्हेन द करंट इज साउथ टू नॉर्थ, ध्यान दें अब कंडक्टर को कैसे रखा गया हमारे पास ये है, मैं ये कंडीशन ले लेता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। करंट जो है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मींस हमारे पास कंडक्टर ऐसे रखा गया है इस साइड, और इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस साइड को साउथ टू नॉर्थ हमारे पास, ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास। अब B एंड I दैट अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो B केस में आपके पास क्या गया दिस वन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो F अपॉन L इज इक्वल टू I B साइन ऑफ थीटा मतलब 0 डिग्री, सो साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू 0। इस केस में आपके पास इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास 4.10। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.11 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास 4.11। इसको देख लेते हैं क्या बोलता है ये। इसमें बोला गया है कि दैट 100 टर्न्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मींस नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया आपके पास 100 और रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर, मींस 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। कैरी द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, करंट जो है इसमें कितना है दैट इज 3.2 एम्पियर के बराबर करंट है, ठीक है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। ए और बी की बात कर लेते हैं हम लोग, पहले निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो बी अगर मैं निकाल के चलूं यहाँ पर दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू 2 पाई 2n पाई 2n नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है। सो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, आई आपके पास कितना है 3.2, आर कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, 2 n है आपके पास 100 into पाई लिख दिया मैंने 3.14 डेसिमल, ठीक है। अब
10 रेस्ट पावर, ये 3 बच गया तो यहाँ से 10 रेस्ट पावर 3 में से 10 रेस्ट पावर -7 को जोड़ दो हम लोगों ने, तो बच गया 10 रेस्ट पावर -4 टेस्ला। मैं 3.2 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3.14 और ये 3.2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 8 2 6 और यहाँ से 4 दिस वन दैट इज 8 4 10 और ये भी 10। ऑलमोस्ट आपके पास कितना आ गया, दिस इज 10.048। सो B is equal to 2 into 10.048 into 10 raised power -4. So this B that is equal to 20.096 into 10 raised power -4 टेस्ला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 2.0096 into 10 raised power -3 टेस्ला, और B that is equal to 2 into 10 raised power -3 टेस्ला के बराबर। इसको बाकी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड वन क्या पूछा गया है इसमें, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हम लोग। तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें हम लोग, m दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, b बार दैट इज इक्वल टू n i a के बराबर। सो n की वैल्यू मैं इसको ऐसे लिख दूं n i pi r स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू 100 इनटू करंट आपके पास है 3.2 इनटू पाई 3.14 इनटू r स्क्वायर मतलब 10 रेज़ पावर -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 रेज़ पावर -2। देखो ये हमने सॉल्व किया था, ऑलमोस्ट ये था किसके बराबर, दैट इज 10.048 के बराबर हमारे पास आया था। तो m इज इक्वल टू ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो आ गया 10.048 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं m इज इक्वल टू, इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, इसके बराबर आ गया 10 के बराबर हमारे पास आ गया। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, आगे का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोला गया कि बेटा द कॉइल इज प्लेस्ड in a vertical plane and is free to rotate about the horizontal axis which coincide with the diameter। जो एक्सिस है वो किसके साथ कोइंसाइड करती है, डायमीटर के साथ कोइंसाइड करती है, मतलब इस तरीके से कॉइल आपके पास रोटेट कर रही है, ठीक है। A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that the initial the axis of the coil is in the direction of the field, ठीक है। The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? टॉर्क निकालना है हम लोगों ने इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। अब ध्यान दें हम लोग किस में रखा गया इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो एक्सटर्नल दी गई है दैट इज 2 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने इसका निकाल लिया कितना, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क आपके पास आता है m क्रॉस b, मतलब m b साइन ऑफ थीटा। इनिशियल और फाइनल में निकालना है हम लोगों ने, पहली बात करते हैं हम लोग सी पार्ट की। देखो टॉर्क हमारे पास आता है m b साइन ऑफ थीटा। इनिशियली हमारे पास इनिशियल टॉर्क की बात करेंगे तो थीटा कितना था, 0 डिग्री। 0 डिग्री है, इट मींस आपके पास टॉर्क दैट इज इक्वल टू m b साइन ऑफ 0 डिग्री। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0। और फाइनल टॉर्क की बात करें हम लोग फाइनल पोजीशन के लिए, तो फाइनल टॉर्क में हमारे पास ये 90 डिग्री के ऊपर आ गई कॉइल विद एक्सिस, हमारे पास ऐसे बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बन गया। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू m b साइन ऑफ 90 डिग्री। तो टॉर्क इज इक्वल टू m b के बराबर। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला 10 और b हमारे पास है 2 टेस्ला। तो दैट इज टॉर्क दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। दिस वन इज द टॉर्क, ठीक है। डी पार्ट को लेकर के चलते हैं। डी में क्या बोला गया, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज rotated by 90 degree, the moment of inertia of coil is 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 90 डिग्री हमारे पास
पहुंच गई तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास कितनी, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है, डी पार्ट में देखिए अब हमारे पास क्या क्या होंगे। एक तो थीटा 1 था हमारे पास 0 डिग्री और कहाँ तक पहुंच गई ये 90 डिग्री तक पहुंच गया हमारे पास। और दूसरी बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से मैंने नोट कर लिया, लेकिन इसका सिंबल थोड़ा सा अलग दे दिया मैंने, आई दैट इज 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ। अब ये निकालना है तो हमें पता है कि दैट टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क हमारे पास आता है टॉर्क दैट इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, ये डी पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। टॉर्क अगर हम लोग देखें देन इट इज आई इनटू अल्फा दैट इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। 11th क्लास में हम लोगों ने ये रिलेशन किया। अल्फा हमारे पास आता है जिसके बराबर दैट इज डी ओमेगा ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एम बी साइन ऑफ थीटा। मैं क्या करूँ इसको डी ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूँ, डी ओमेगा से क्या करता हूँ यहाँ पर सॉरी डी थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, डी थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आ गया आई दैट इज डी थीटा ओवर डी थीटा डी ओमेगा ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आई की बात करूँ मैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी थीटा ओवर डी टी मैंने ऐसे लिख लिया, डी ओमेगा ओवर डी थीटा ऐसे लिख लिया, दैट इज एम बी साइन ऑफ थीटा के बराबर की वैल्यू आ गई। अब दिस डी थीटा ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो दिस इज आई ओमेगा डी ओमेगा, इस डी थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेट एम बी साइन ऑफ थीटा। हमें निकालना है क्या, ये ओमेगा निकालना है कहाँ से, जो गेन किया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ से, तो देखते हैं हम लोग। देखो हमारे पास आ गया यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई दिस वन, और ये आ गया साइन ऑफ थीटा। वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोगों को इनटू डी थीटा, साथ में डी थीटा भी आ गया हमारे पास, ये डी थीटा और यहाँ पर भी आ गया डी थीटा। ये निकालना ओमेगा निकालना है, इंटीग्रेट करते हो कहाँ से, 0 से ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा, सो दिस इज एम बी अपॉन आई, इंटीग्रेशन कहाँ से थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 हमारे पास है 0 और 90, तो दैट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री हमारे पास आ गया, और ये साइन ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ से देखें तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, 0 से ओमेगा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 टू 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। यहाँ पर मैं अगर लिमिट रख दूँ तो मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 रखेंगे अगर हम लोग, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर बच गया कॉस ऑफ थीटा 0 से 90 डिग्री तक। दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई विद नेगेटिव साइन, यहाँ पर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लिमिट लगा दें, सो हमारे पास आ गया माइनस एम बी अपॉन दिस आई इनटू दिस इज 0 माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, सो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 एम बी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस ओमेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम बी अपॉन आई। अब वैल्यू रख देंगे, दिस इज द एंगुलर स्पीड दैट इज गेन्ड बाय द कॉइल। वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई किसके, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू एम। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट था हमारे पास 10 के बराबर इंटू बी, बी दे रखा है कितना 2 टेस्ला जैसे, और ये हमारे पास दे रखा है कितना 0.1, so this omega that is equal to 2 into
ये पॉइंट 1 ऊपर चला गया तो हमारे पास 10 है हमारे पास। सो दिस ओमेगा यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 10, 2 into 10, so this omega that is equal to 20 radian per second. This is the angular speed that is gained by the coil when it is at a 90 degree. कहाँ पर पहुँच जाएगी आपके पास है 90 डिग्री, जीरो से कहाँ पहुँच जाएगी आपके पास है 90 के ऊपर पहुँच जाएगी, तो हमारे पास ये एंगुलर स्पीड जो है ये एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। रीजनिंग हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर पूछा जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.12। 4.12 की बात करें अगर हम लोग, इसमें क्या बोला गया है हमारे पास कि ए पार्ट की बात करते हैं हम लोग पहले। 4.1 इसमें बोला गया है दैट अ करंट कैरिंग लूप कैरीज अ लाइन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारे पास है लूप है, मान लो ये हमारे पास आ गया लूप करंट कैरिंग। इसको किस में रख दिया हम लोगों ने, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रख दिया है। ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें इसको रख दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये लूप जो है हमारे पास। कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, मतलब ऐसे ही घूम जाता है हमारे पास। मान लो लूप में करंट की डायरेक्शन ये है इस तरीके से, बोले क्या इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा सकती है कि ये हमारे पास कौन सी एक्सिस, ये जो मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ यहाँ पर, कि ये इसी एक्सिस के अबाउट क्या करता है घूम जाए ऐसे। पहली बात, अगर इसको घूमने के लिए टॉर्क चाहिए हमारे पास, देन द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द कॉइल टू रोटेट टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b, मींस टॉ दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर i a क्रॉस b, यही होना चाहिए हमारे पास। इट मीन्स दैट टॉर्क दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू m, यही आना चाहिए हमारे पास। दैट इज दिस टॉर्क शुड बी परपेंडिकुलर टू m और दिस एरिया वेक्टर। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम लोग ये m जो है आपके पास, अब टॉर्क अगर मैं बात करूं तो टॉर्क हमारे पास m पे क्या आएगा परपेंडिकुलर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन टॉर्क दैट इज आल्सो व्हिच वन, दैट इज अगर इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा देन टॉर्क दैट इज अलोंग व्हिच वन, दैट इज एक्सिस, एक्सिस के अलोंग आ रहा है, बट हियर टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग आएगा। अगर ऐसे घूमेगा इसके प्लेन भी क्या आएगा परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा। दूसरी बात हमारे पास क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम लोगों ने परपेंडिकुलर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। m दैट इज आल्सो अलोंग द एक्सिस, m इज आल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कंडीशन क्या है कि टॉर्क के लिए जो हमारे पास इसको ऐसे रोटेट करने के लिए अबाउट इट्स एक्सिस टॉ शुड बी परपेंडिकुलर टू m, लेकिन यहाँ पर क्या है टॉ एंड m आर पैरेलल, सो टॉ एंड m आर पैरेलल। होना क्या चाहिए, इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए परपेंडिकुलर आना चाहिए। सो देयरफॉर a magnetic field that can never be applied so that the coil that turn around itself, so it is not possible, it is not possible for coil to turn about its own axis, जो इसके थ्रू पास होगी आपके पास। ठीक है, तो इसके अबाउट ये टर्न नहीं करेगी तो या तो आपके पास ये एक्सिस के अलाउंग करेगी, या फिर ऐसे बना लो हम लोग इसके परपेंडिकुलर डायमीटर के अलाउंग जो एक्सिस है उसके अलाउंग हमारे पास टर्न कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं घूमेंगे। अगर ऐसे रिंग दिया गया है तो ऐसे कभी भी नहीं घूमेगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख लो वो
पॉसिबल नहीं। बी पार्ट हमारे पास क्या पूछा गया है कि दैट, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग पूछी जाती है यहाँ पर दिस वन, ठीक है। मैं बी पार्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, पार्ट डी। बी पार्ट में क्या बोला गया है हमारे पास कि दैट a current carrying loop is placed in a uniform external magnetic field. If the loop is free to turn, what is the orientation of the stable equilibrium? देखो हमें पता है tau is equal to mb sin of theta, ठीक है। मीन्स m हमारे पास आता है इसके बराबर ia b sin of theta के बराबर हमारे पास, ठीक है। tau this one for stable equilibrium, for equilibrium of coil, this torque that should be equal to 0 degree, or sorry torque is 0, so for this either this sin theta हमारे पास 0 होना चाहिए, so theta that should be equal to 0 degree or 180 degree, यही आना चाहिए। so at angle, r angle 0 डिग्री, पॉइंट इज इन, ये पहले भी किया था हम लोगों ने जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, वही कंडीशन यहाँ पर बात करनी है। इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर जो है दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो द प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रखना पड़ेगा, एरिया जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये हमारे पास कॉइल है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे आना चाहिए हमारे पास, ताकि इसका एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग आ गया हमारे पास, ये बी आ गई, और एरिया वेक्टर भी जो है वो इसी के अलोंग हमारे पास आ गए, ये एरिया वेक्टर अलोंग द नॉर्थ दैट्स। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि दैट show that in this orientation the flux of the total loop is maximum. Magnetic flux बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, phi is equal to d dot a, so that is dA cos of theta। अब थीटा क्योंकि हमारे पास है 0 डिग्री इस पोजीशन के लिए, so this flux that is equal to dA cos 01 which is maximum, hence the flux is a maximum। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लक्स, लेकिन कंसेप्ट दे दिया यहाँ पर, तो फ्लक्स वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग v डॉट a निकालते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग ने निकाल देना, दैट इज इक्वल टू v डॉट a के बराबर हमारे पास आ जाएगा। सी पार्ट पूछा गया है दैट अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग अ करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल व्हाई डज इट चेंज टू द सर्कुलर शेप। हमारे पास अगर मान लो कोई ऐसे दे रखी है, कोई भी लूप इस तरह से दिया गया है, तो जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी शेप जो है वो कैसे आ जाती है, सर्कुलर आ जाएगी ऐसे, सो दैट इट मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज फॉर द गिवन पैरामीटर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इज अ मैक्सिमम देन अदर शेप्स। बाकी शेप से जो एरिया कौन सर्कल जो इनक्लोज करता है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है फॉर द गिवन पैरामीटर, सो इट रिक्वायर्स द सर्कुलर शेप टू मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स, टू मैक्सिमाइज द मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास ही आ जाता है, ठीक है। वैसे इसका कंसेप्ट हम लोग बाद में देंगे, EMI से देंगे कंसेप्ट, वो क्यों देंगे वो बाद की बात है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन 4.13 लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर 4.13, इसको ध्यान से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। 4.13 सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 4.13 की, हमारे पास क्या दे रखा है कि इस तरीके से एक ये सर्किट दे रखा है यहाँ पर, एमीटर, और यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी, दिस इज 3 ओम, ये 3 ओम का है हमारे पास, और करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है।
इसमें क्या बोला गया है कि दैट इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन। पहली बात ये क्या है हमारे पास, इज अ गैल्वेनोमीटर। ये जो एमीटर है दैट इज अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका दे दिया कितना, दैट इज अ 60 ओम। पहले केस में अगर ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास में, तो इसका 60 ओम रेजिस्टेंस आ गया, 3 ओम इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 63 ओम। करंट हम लोग निकालेंगे, सो करंट I is equal to V by R that is equal to 3 upon 63 that is equal to 1 upon 23 एम्पियर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी दैट कम्स आउट टू बी दिस इज 1.21 आ जाएगा बेटा, दिस इज नॉट 23 दिस इज 1 upon 21। इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है 0.048 एम्पियर। निकाल सकते हैं आप लोग डिवाइड कर। दूसरा पार्ट हमारे पास बी पार्ट क्या बोला गया है, दैट is a galvanometer described in A but converted into a meter by a shunt resistance RS 0.02 ohm। RS दे रखा है 0.02 ओम हमारे पास। ये क्या आ गया, एमीटर आ गया जिसमें उसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया, इतना शंट लगा करके इसमें एमीटर में कन्वर्ट किया। तो अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालें तो पैरेलल लिख देगा, दैट इज RG into RS upon RG plus RS। तो यहाँ से देखें ये था RG हमारे पास 60 into 0.02 डिवाइडेड बाई 60 plus 0.02। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा आपके पास 1.2 डिवाइडेड बाई 6 2 12 120 और 1 2 के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 60.02। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, ये हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी 0.02, यही आ जाता है 0.02 ओम के बराबर हमारे पास ऑलमोस्ट, ठीक है। हम आता है इसको थोड़ा सा। सो नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना, इसको जोड़ दिया इसमें हम लोगों ने, दैट इज 3 प्लस 0.02 दैट इज इक्वल टू 3.02 ओम के बराबर। सो करंट दैट इज इक्वल टू V अपॉन R दैट इज 3 upon 3.02 that comes out to be 0.99 एम्पीयर। तीसरा जो सी पार्ट है हमारे पास उसमें क्या बोला गया है, मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सी पार्ट में क्या बोला गया है कि दैट दिस A is the ideal ammeter of zero resistance। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम ही बच गया इस केस में, दैट इज 3 ओम, और B हमारे पास 3 वोल्ट है, ये जो रेजिस्टेंस 0 चला गया। सो करंट I दैट इज इक्वल टू V by R दैट इज इक्वल टू 3 upon 3 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। सो ये थे हमारे पास NCERT जो एक्सरसाइज थी, और सॉरी NCERT के जो एग्जाम्पल्स थे वो हम लोगों ने कर लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों ने खूब सारे यहाँ से किए हुए हैं, तो वो भी ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक्सरसाइज को लेकर के चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।